Hi everyone, welcome to this channel. So today I've tried to bring the which I think is one of the most untouched topic for prelims, क्योंकि मुझे लगता है कि everyone talks about कि हमें किस चीज़ पे या किस टॉपिक पे या किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, बट ना एक्चुअली आप फाइनल पेपर में इम्प्रूव कैसे करोगे थ्रू योर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं. तो मुझे उसके बारे में सजेशन देना है. सी आई हैव रिटन 3 मेंस, है ना, बट तो मैं पर्सनली जानती हूँ कि क्या इंसान गलती करता है. क्या शुरू में बगैर गाइडेंस के आप ये समझ ही नहीं पाते कि हम स्कोर कम कर क्यों रहे हैं, और वो फाइनल चीज़ों में मतलब आ क्यों नहीं पा रहा, क्यों हमारा जो फाइनल का स्कोर है वो पुअर हो जाता है इंस्टेड कि हमने इतने रिविजन्स कर लिए, है ना. तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा बात करनी है. लेट्स बिगिन. तो आज के टॉपिक की जो मेन डिमांड है ना वो है ये सारे. जस्ट सेकेंड, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों पे काम करके ना अपनी फाइनल अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नंबर. यार देखो, जब फाइनल पेपर आता है ना तो एवरीवन टॉक अबाउट कि मतलब 90 तो अटेम्प्ट करनी चाहिए, 85 तो करनी चाहिए, है ना. बट ना आपने ये 2023 वाला जो पेपर था अगर आपने दिया हो एक प्रॉपर सेटिंग में तो आपको पता लगेगा कि यार ज़रूरी नहीं है हर पेपर में आपको 90 पे जाना है. नहीं, कई बार 70 में भी काम हो जाता है अगर वो पेपर वैसा है तो. फॉर एग्जांपल 2023 वाले जब मैं अटैम्प्ट देने गई थी ना तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी यार कि मैं 90 से 95 के बीच में अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि वही मेरा एक स्वीट स्पॉट है या फिर वहाँ से मेरे मैक्सिमम नंबर आते हैं. बट व्हेन आई सॉ द पेपर तो आई रियलाइज्ड यार इतने तो आते ही नहीं है ना. तो वो मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरे को एक्चुअली क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने हैं. यार जब आप मॉक देते हो तो ऐसा आपको लग सकता है कि यार मेरे को तो इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो 90 तक तो जाऊंगी ही जाऊंगी या जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना. लेकिन फाइनल में ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो मैं ये बोलूँगी जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उस समय कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो रिजिडिटी मत रखो, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आपको उस समय आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या सूट कर रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे जब मैंने 2023 का पेपर देखा तो मेरे हिसाब से ना जो मुझे बिल्कुल जो जिन क्वेश्चंस में मुझे बिल्कुल हवा नहीं लगती ना वो क्वेश्चंस मैं कम्प्लीटली छोड़ देती थी. तो वहाँ पे 2023 में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए मैंने वो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे 90 या 95 तक जाना है. आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू 75 to 80 क्वेश्चंस, समझो. और एकदम ही ऐसा भी नहीं करना है कि यार आप 50 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हो, अनलेस कि आपको पता है आपकी एक्यूरेसी 100 या 99% है ना. तो वो चीज़ आपकी नेचर के हिसाब से है कि आप कैसे डिसाइड करते हो. फर्स्ट चीज़, ठीक है. सेकेंड चीज़ है टाइम मैनेजमेंट. यार आई थिंक ना टाइम मैनेजमेंट इज़ गोल्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले भी बोला एक वीडियो में, कि टाइम मैनेजमेंट में वाइल गिविंग द पेपर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट के 10 मिनट में आप पहली बार 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यार दिस इज़ अ वेरी पुअर सिचुएशन. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. इसका एक सोल्यूशन है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनली मतलब एक वे आउट निकाल लिया है. मैं आपको बताती हूँ वो चीज़. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो यार टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं. अब 100 क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से आप 4 में डिवाइड कर सकते हो, 25, 25, 25 और 25. ठीक है. अब यहाँ पर भी ना कितने, पहली बात तो ये कि मैं पर्सनली पेपर 2 राउंड में करती थी. तो 2 राउंड में करती थी तो मुझे पता है कि मुझे पहला राउंड जो है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में पूरा करना है. तो मैंने इस पूरे पेपर को 25-25 क्वेश्चन करके 4 में डिवाइड कर लिया. अब यार वही जो पहले 25 क्वेश्चन है ना वो मैं 17 से 18 मिनट में कर लूँगी. और कर लूँगी इन द सेंस पता है क्या है कि वो 17 से 18 मिनट में वो 25 क्वेश्चन रीड हो जाने चाहिए. और जो मेरे को 110% पता है कि भाई इसका जो क्वेश्चन, इसका आंसर ABCD में से B है. तो जैसे मान लो ऐसा आता है A, B, C और D. तो मैं क्या करूँगी ना, जो मुझे पता है ना कि मुझे 100% कि इसका आंसर B है तो मैं इसके ऐसे मार्क करूँगी, इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जिस पे वो क्लियरली मुझे दिखे. और जो मुझे पता है कि मान लो क्वेश्चन A या C में से है तो A, B, C और D, A या C में से मुझे पता है कि इसका आंसर है तो मैं ऐसे मार्क करूँगी और वो वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा. और मेरे मॉक्स की प्रैक्टिस से मैं ये समझ चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है इन दोनों में से आंसर है. तो जब मैं 25 क्वेश्चन 17 मिनट में इस तरह से फिगर आउट कर लूँगी ना तो यानी कि 17 मिनट और इंटू 4 कर दो तो आप ऑलमोस्ट पता है किस पे आ जाओगे. एक सेकेंड. हाँ, तो ऑलमोस्ट आप इस पे आ जाओगे कि आपका 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में ना अगर आपने 5-1 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिए तो भी आप पूरा पेपर देख चुके होगे.
आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप 1 घंटे 10 या 15 मिनट में पूरे पेपर के 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हो और उसके बाद आप दोबारा आ रहे हो, तो फिर आपका कितना टाइम बचेगा। आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार देख रहे हो या आप पे एक प्रेशर है या आप टाइम में लैग कर रहे हो, नहीं। और पता है ये चीज़ क्या होती है ना, हर 20 मिनट में आपको, जैसे आप पेपर करना शुरू कर रहे हो, उसके बाद अपने घड़ी में देखोगे कि भाई 20 मिनट हो रहे हैं और मेरे 25 क्वेश्चन नहीं हुए। तो जब आप मॉक में भी आप ये चीज़ अप्लाई करोगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वो रहोगे, आपके दिमाग में टाइम चलती रहेगी कि यार मैं डिले कर रहा हूँ। ये सेम चीज़ मेंस में भी अप्लाई होती है, जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए ना, इस स्ट्रैटेजी से कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने पेपर ही पूरा नहीं पढ़ा या लास्ट के आधे घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले 18 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे हो और फिर उसको ऐसे मार्क कर रहे हो। ऐसे मार्क करने से आपने 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपने ये भी मार्क कर लिया कि आपको कौन से 100% पता है और कौन से 50% पता है, और कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं पता होगा उस पर आप गोला मार दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आप कांटा भी मारोगे जिस पे आप कभी नहीं आओगे, जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब मैं कभी पर्सनली सजेस्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा तुक्के मारने पे, क्योंकि मेरे कंप्लीट गेसेस सही नहीं जाते। ठीक है, बट ये भी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है। मेरा आई हैव वन फ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब गेसेस करता है एंड करती है, तो इट इज़ बिकॉज वो पर्सनल है यार, वो आपका इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है कि आप कितने अटैम्प्ट करने के बारे में सोचते हो। ठीक है, बट बाय दिस स्ट्रैटेजी ना, अगर आप पूरे के पूरे पेपर को 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड कर लोगे, तो आपका बहुत ही टाइम फ्रेम के अंदर पूरा पेपर पढ़ लिया जाएगा। आप उसको एक बार सेकंड राउंड जब आओगे और फिर वो 50-50% वाले क्वेश्चंस को टिक कर रहे होगे, तब आपका और टाइम बचेगा, बिकॉज आप वो क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितने परसेंटेज रिस्क लेना चाहते हो, वो इंडिविजुअल कंप्लीटली आपकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब मार्किंग द OMR। अगर देखो, कई लोग होते हैं जो लास्ट में मार्क करते हैं। मैं पर्सनली क्या करती थी ना, जैसे 5 लोग, मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताए, 18 मिनट में जब 25 क्वेश्चन हो गए ना, देन आई विल टेक 2 मिनट्स, और जो मेरे 100% मार्क, जो 100% मैंने आपको बताया कि A, B, C, D में मान लो मुझे B आता है और मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, तो 18 मिनट के बाद मैं वो जो 100% श्योर वाले हैं ना, वो मैं उसी समय मार्क कर दूंगी, ताकि ना उसमें क्या होगा कि लास्ट मिनट रश नहीं होगा। अब मुझे ऐसा सेटिस्फैक्ट्री रहता था कि यार हाँ, मुझे 100% वाले मार्क्ड है, और जब मैं सेकंड राउंड में वो जो 50-50 वाले क्वेश्चन है मैं करूँगी ना, उसके बाद मैं उसी स्पॉट पे वो मार्क कर दूँगी। तो इससे स्टेप बाय स्टेप आप मार्क भी कर रहे हो, आपको टेंशन भी नहीं है, और आप पूरा पेपर भी सेकेंड टाइम पर पढ़ पा रहे हो टाइम से। ठीक है, अब कई बार होगा यार पेपर बहुत लेंदी आ जाएगा, जैसे 2025 वाला जो पेपर है वो आई थिंक काफ़ी लंबा था पेपर, बिकॉज एक एक जो पॉइंट था ना उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था कि आप दूसरे राउंड तक की भी लास्ट में बहुत ही मुश्किल से पहुंच पा रहे थे। यहाँ पे टाइम स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आता है। अगर आपका टाइम फ्रेम डिवाइडेड है तो आप कभी भी किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं अटकोगे। आप कभी ट्राई मतलब एक अप्लाई करके देखना, आप बिना अगर इसके करोगे ना, तो आप कभी कभी एक क्वेश्चन पे जिद के मारे ना कभी ना कभी क्या होगा कि 3-4-5 मिनट खो दोगे। लेकिन वहीं आपको जब घड़ी चल रही होगी ना और 20 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, तो फिर आपको दिमाग में आएगा कि यार मैं जल्दी करना चाहिए मुझे, तो उस मोमेंट पर आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है राउंड्स वाइल टेस्टिंग। अब देखो यार, राउंड्स वाइल टेस्टिंग, जैसे मैंने बोला मेरा पर्सनल है कि मैं 2 राउंड में करती हूँ, बट ये भी इंडिविजुअल है यार। जैसे मान लो कि जस्ट अ सेकेंड जैसे मान लो कि आपने पहले राउंड में पेपर किया है ना, एक सेकेंड, हाँ, आपने पहले राउंड में पेपर किया है ना, तो कई बार क्या होगा कि आपने एक राउंड में ही 100 के 100 क्वेश्चन मार्क कर दिए, लेकिन आपको उस फेम में ऐसा हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस को ढंग से मार्क ना कर पाओ या फिर कुछ रह जाए, है ना। तो एटलीस्ट 2 राउंड तो रखने ही चाहिए, बिकॉज एनी हाउ ऐसा होगा कि मतलब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो और कौन से में आपको दोबारा सोचना है। तो एटलीस्ट 2 राउंड तो आई बिलीव होने चाहिए। बट इन केस आप तीसरे या चौथे पे भी जाना चाहते हो, तो आई थिंक वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस है। वो आपके प्रैक्टिस, आपके मॉक के प्रैक्टिस और मॉक के एनालिसिस पे है कि आप कितने राउंड्स में पेपर करना चाहते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद है हाँ, मॉक्स रोल येस और नो। यार देखो, अब यही है कि कई बिगनिंग में बहुत 2-3 साल पहले बहुत चला था कि भाई काफ़ी टॉपर्स ने आके बोल दिया कि मैं तो 100 मॉक्स करता हूँ या फिर मैं तो 200 मॉक्स करता हूँ, है ना, कम से कम 15,000 क्वेश्चन कर लो। अब यार मॉक्स में पता है क्या है
कि नो डाउट आपकी एक स्ट्रैटेजी बनती है। जैसे जो मैंने टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बोली ना, वो आप तभी सीख पाओगे जब आपने मॉक्स दिए हों। लेकिन कंप्लीटली मॉक्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? मैं इसको सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो मॉक्स में आपने एक नया नॉलेज, मान लो कंप्लीटली एक डिफरेंट नॉलेज गेन किया, क्या ज़रूरी है कि यूपीएससी वाला वही क्वेश्चन उठाएगा और फाइनल में देगा? क्योंकि उसको तो सिर्फ 100 क्वेश्चन देने हैं ना, है ना। उनको तो ये नहीं है कि उस मॉक में आया था और वही क्वेश्चन देगा, और हम इस चक्कर में 100 या 50 60 मॉक करे जा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें मॉक्स पहली बात तो रेलेवेंट रखने चाहिए, जो हमें लगता है PYQ से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये कि मॉक का रोल सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट और हमारी एक्यूरेसी बिल्डअप करने में होना चाहिए। मॉक्स के ऊपर तो आई थिंक आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज ना मॉक्स के ऊपर हमें हमारी कोर स्ट्रैटेजी, स्टैटिक और हमारे अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हमारे मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं। यार 50 नंबर भी आए हैं मेरे, बट द थिंग इज़ कि वहीं मैंने फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर करी है, क्योंकि मैं समझ पा रही थी कि मॉक्स से ज़्यादा PYQ को एनालिसिस और मॉक्स से एक्यूरेसी सीख कर कि हम किस क्वेश्चन में सही या गलत करते हैं, वो हम फाइनल पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो डेफिनेटली फॉर मॉक्स, ताकि मॉक्स का रोल भी हम एक्चुअली करेक्ट वे में यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ PYQ एंड मॉक्स, अब यार ये बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, तो आप PYQ को एनालिसिस करो कि किस क्वेश्चन में आप फालतू में ज़्यादा टाइम दे सकते हो और कौन से एक्चुअल वो क्वेश्चन हैं यार जो करने चाहिए। हमें पता है क्या लगता है कि वो PYQ में आ गया तो अब तो हमें इससे रिलेटेड सब कुछ करना है। सही बात है, करना है, लेकिन आप उसकी फिजिबिलिटी भी देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन फाइनल पेपर में दोबारा इससे रिलेटेड आ जाए तो क्या आपको उसमें टाइम लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट से मतलब किंगडम्स का क्वेश्चन आ गया, और वो भी मैच द कॉलम, और वो भी only 1, only 2, only 3। आपको लगता है वो आप कितना भी पढ़ लो एंशिएंट मिडाइवल, अनलेस कि भाई आपको बहुत ही मतलब आपकी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है या फिर आपने बहुत ज़्यादा ही आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके अलावा आई डोंट थिंक वो क्वेश्चन करने लायक है। तो वो भी आप PYQ से एनालिसिस करो कि किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, और वो टाइम मैनेजमेंट उतने में ही हो कि मतलब कि आपका बाकी पेपर ख़राब ना हो, है ना। अच्छा, उसके बाद फाइनल मोमेंट्स ऑफ पेपर एंड टेम्पटिंग स्ट्रैटेजी। यार फाइनल मोमेंट्स मैं पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, आपने पूरा पेपर टाइम पे कर लिया, लास्ट के आपके पास 5 मिनट बच गए। अब उस टाइम पे आपने क्वेश्चन तो छोड़ रखे हैं 10-12, ठीक है, और आपको वो बुरे लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैंने क्यों छोड़ दिए, मुझे लग रहा है मैं 4-5 और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस उस मोमेंट पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे रिलाई करना है। उस मोमेंट पर एक बार भी नहीं बहना हमें कि यार मुझे पता है मैं और कर देती हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि 96-97 पे अटैम्प्ट पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि फाइनल में ना यार एक नंबर मैटर करता है। हो सकता है कि वो आपके ना सही हो और आपका 1-1.5 नंबर भी नेगेटिव में हो जाए, और आप बॉर्डर पे ही भले ही पास हो रहे थे और अब नहीं हो रहे, है ना। तो द बॉटम लाइन आई वॉन्ट टू मेक इज स्ट्रिक टू योर स्ट्रैटेजी, मतलब स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, जो अपने मॉक से, अपने PYQ एनालिसिस से, अपनी एक्यूरेसी से, और अपनी पर्सनल मतलब जो पूरा बैक टेस्टिंग करी है ना अपने इसके ऊपर, इस पूरे PYQ के ऊपर, उसके बेसिस पे आपने जो एक फाइनल स्ट्रैटेजी निकाली है ना, स्टिक टू दैट। अगर आप उस पर स्टिक रहोगे, आप फाइनल में कभी नहीं घबराओगे, कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो जाए। लेकिन आपका अगर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, आपने अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सही रखी है और आपने टाइम मैनेजमेंट सही रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट से बिलो जाओगे। आप हमेशा अबव एवरेज परफॉर्म करोगे, वो आपको कॉन्फिडेंस ही दिलाएगा फाइनल पेपर वाले दिन भी। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड द ओनली थिंग आई ट्राई टू से कि मैं मॉक्स के ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे इंसाइट दे सकती हूँ जिससे शायद कुछ लोगों का मतलब डेफिनेटली फ़ायदा हो जाए। बिकॉज यार हम एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ही शेयर करके मैं वो बता सकती हूँ कि जो गलती हमसे हुई है या मेरे से हुई है, या फिर जो मैंने सीखी हैं चीज़ें, जो हमने इम्प्रूव करी हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच।